गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 4 की। आर एस शर्मा की सीरीज चल रही है, 3 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 में हमारा है भौगोलिक स्थिति। आपको डालना है चैप्टर नंबर 4 या अध्याय 4 और उसमें लिखना है भौगोलिक स्थिति। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है भारत का उद्भव। क्या हेडिंग डालनी है? भारत का उद्भव। तो आइए जानते हैं हम आज पैंजिया महाद्वीप के बारे में बेसिक से। तो मैंने कुछ यहाँ पे गूगल से कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड की हुई थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैंजिया महाद्वीप कैसा था, गोंडवाना महाद्वीप क्या है और लॉरेशिया क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पैंजिया नामक एक बृहद महाद्वीप था जो करीबन 3300 करोड़ साल पहले हुआ करता था। इसके आंकड़े बदल जाते हैं, आर एस शर्मा में कुछ अलग दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैंजिया नामक महाद्वीप की। तो आपको एक ये जो महाद्वीप दिख रहा है, इस संपूर्ण महाद्वीप को हम पैंजिया बोलते थे। ये क्या था? पैंजिया नामक महाद्वीप था। और एक पैंजिया नामक महाद्वीप के अलावा एक महासागर था, जिसे अभी हम प्रशांत महासागर के रूप में भी देखते हैं। तो वो उस समय पे पैंथालासा सागर के नाम से था। क्या नाम था उसका? पैंथालासा सागर या पंथालासा सागर इसमें लिखा हुआ है। और फिर एक और यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा तेथिस सागर। तो तेथिस सागर पैंथालासा सागर का ही एक छोटा रूप था या उसका ही एक छोटा सा भाग था। आपको समझ में आ गया अब कि पैंजिया क्या था। अब पैंजिया ही आगे जाकर कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। जो इसका उत्तरी भाग है इसको हम बोलेंगे लॉरेशिया और इसके जो दक्षिणी भाग को हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। तो अब हम आगे देखते हैं ये किस प्रकार टूटता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो पैंजिया है वो टूटेगा। पहले जो इसका उत्तरी भाग है वो लॉरेशिया बन जाएगा और ये बन जाएगा गोंडवाना, और तेथिस सागर यहाँ कुछ इस प्रकार से ये बीच में आ जाएगा। और ये जो आप इस प्रकार से यहाँ का देख रहे हैं, ये नीला वाला भाग, ये पैंथालासा सागर ही है। कुछ इस प्रकार से हमारे महाद्वीप टूट चुके थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ईस्ट अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में शेर कहीं नहीं पाए जाते? अफ्रीकन सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, अफ्रीकन शेर इंडिया में पाए जाते हैं। आप इसमें ये क्षेत्र देख रहे हैं गुजरात का, यह क्षेत्र पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका के इस क्षेत्र में वहाँ पे शेर बहुत मात्रा में पाए जाते थे। तो कुछ जब यह इससे विभाजित हुआ तो कुछ शेर इस भूभाग पे आ गए और कुछ वहाँ के भूभाग पे छूट गए। तभी गुजरात में अफ्रीकन शेर पाए जाते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यह भी आगे की ओर प्रवाहित होगा और इंडिया भी यूरेशिया प्लेट के नीचे इस साइड प्रवाहित हो जाएगा उत्तर पूर्व की तरफ। साउथ अमेरिका भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा, नॉर्थ अमेरिका भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होगा और अंटार्कटिका दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाएगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो वह भी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित हो जाएगा। हमारा जो महाद्वीप है यह इसी प्रकार प्रवाहित होते रहते हैं, लेकिन ऐसी जो घटना है यह करोड़ों सालों में होती है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारी प्लेटें वापस से पुनः एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आगे की, और यहाँ से अब हम चलते हैं अपने मेन पेज पे, और फिर आपको अब यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस अध्याय में हम भौगोलिक परिस्थिति की बात करने वाले हैं भारत की। तो भारत का उद्भव कहाँ से हुआ यह तो हमने फोटो में जान लिया, लेकिन यहाँ से हमें लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम हेडिंग डालेंगे पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया महाद्वीप हेडिंग डालने के बाद में उसमें लिखेंगे पैंजिया महाद्वीप। हेडिंग डालने के बाद उसमें हमें लिखना है कि यह गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया से मिलकर बना हुआ एक विशालकाय महाद्वीप था। इतना लिखने के बाद में फिर हम लिखेंगे कि गोंडवाना लैंड, एक छोटी सी सब हेडिंग डाल के फिर लिखेंगे गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में हम लिखेंगे, गोंडवाना लैंड हेडिंग डाल के हमें लिखना है
कि प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और अमेरिका को संयुक्त रूप से गोंडवानालैंड कहते थे। और फिर एक हेडिंग लेगी लॉरेशिया। तो लॉरेशिया या इसमें लॉरेशिया इसमें लिखा हुआ है, तो कई जगह पे अलग अलग लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये इतना कुछ खास नहीं है, आपको इतना ध्यान नहीं देना है। लॉरेशिया या लॉरेशिया एक ही बात है। आपको इसमें लिखना है उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तरी एशिया वाले संयुक्त भाग को क्या बोलते थे? लॉरेशिया कहा जाता था। अब ये दोनों लिखने के बाद एक नॉर्मल सी एक नीचे सब हेडिंग आएगी, उसमें आपको फिर एक लाइन आपको लिखनी है, फिर गोंडवानालैंड और लॉरेशिया अलग भूभाग बन गए। अब एक और हेडिंग, अब फिर हमें लिखना है कि भारत का निर्माण, भारत के निर्माण में आपको लिखना है आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले भारत एक अलग इकाई बन गया और 5.8 से 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत उत्तर की ओर स्थानांतरित होकर यूरेशियन महाद्वीप में शामिल हो गया। यहाँ से आपको हिमालय हेडिंग डाल के आपको ये यहाँ तक लिख लेना है। फिर हम बात करते हैं हिमालयी नदियों के बारे में। तो अच्छा, अब ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ समझना ही है। तो चलिए हम समझते हैं इसे। हिमालय की नदियों ने भारत में, अब आपको सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है कि हिमालय की नदियों ने भारत में गंगा तटीय समतल मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पैलिस्टोसिन युग में जलोढ़ का निर्माण हुआ। अगर यूरोप से रूस को हटा दिया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप से बड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 42.025 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सिर्फ हमें एक लाइन ऐड करनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप से बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे कि 42.025 लाख वर्ग किलोमीटर। और उपमहाद्वीप को 5 देशों में बांटा गया है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी ये तो सब कुछ अपडेट हो चुका है। अब बात करते हैं भारत यहाँ की मानसून की। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, तो इसको सिर्फ समझना ही आवश्यक है। अब जहाँ भी हमें लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, हम उसको वहाँ पे नोट करेंगे। तो बात करते हैं अब हम मानसून की भूमिका। तो मानसून की भूमिका आप सभी को पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय महाद्वीप एक निर्धारित भौगोलिक इकाई है और बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। मानसून ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जून और अक्टूबर के बीच रहता है और देश के प्रमुख हिस्सों में, अब यहाँ से हम पेज नंबर 32 पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें पढ़ना है कि देश के प्रमुख हिस्सों में अलग अलग डिग्री में बारिश लाता है। कृषि में बारिश महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसे आज हम उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में जानते हैं। उत्तर भारत में खरीफ की फसल क्या होती थी, उसको हम समझते हैं कि यह प्राचीन काल में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर थी। सर्दियों में पश्चिमी उद्वेलन के कारण उत्तर भारत में बारिश आती है, जिससे गेहूं और जौ जैसी प्रमुख फसल उगते हैं। आपको पता है कि सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, उस तरफ से एक हवा आती है। ये हमारा भारत है और इस भारत में कुछ इस प्रकार से यहाँ सुलेमान की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और एक यहाँ से ये जो मध्य एशिया वाला भाग है, यहाँ पे एक चक्रवात उत्पन्न होता है, चक्रवात की परिस्थिति बनती हो। और ये जो हवाएं हैं ये यहाँ पे, तो ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी पश्चिमी भारत में यहाँ तक आ जाती हैं और यहाँ पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पे ठंडियों में बारिश कराती हैं। इस बारिश की वजह से जौ की और गेहूं की फसल को बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ इसी समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून से
बारिश होती है। पहली बार मानसून की दिशा पहली शताब्दी के आसपास खोजी गई। और ये कैसे खोजी थी? ये व्यापारियों के द्वारा खोजी गई थी। जो मानसून की जो हवाएं हैं यह व्यापारियों के द्वारा खोजी गई थी। क्या होता था? व्यापारी पश्चिमी रेखा क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ सफर करते थे। ये भारत दक्षिण पूर्व एशिया में आते, मतलब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ये लोग आते थे और वे उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के साथ ही पश्चिम की ओर लौट जाते। अब हम यहाँ समझेंगे उत्तरी सीमाओं के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश उत्तर में हिमालय और अन्य 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। मध्य एशिया होते हुए साइबेरिया से आने वाली कड़ाके की ठंड, साइबेरिया वाला भाग आप जानते हैं कौन सा भाग? कुछ इस प्रकार से ये रूस समझ लीजिए, एक छोटा सा कुछ इस प्रकार से आप ये रूस समझ लीजिए। और रूस का ये जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ पे मॉस्को है और अधिकतम रूस की जो जनसंख्या है वो इस एरिया में ही निवास करती है, इस वाले भूभाग में निवास करती है। और बाकी का जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है बाकी का, इस एरिया को बोलते हैं हम साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और यहाँ पे क्या होती है, इसके जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है। और ये कड़ाके की ठंड सीधा, ये जो हवाएं हैं ये कुछ इस प्रकार से भारत की ओर आती हैं, लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होने से यह हिमालय से टकराकर पुनः वापस चली जाती हैं, क्योंकि हिमालय काफ़ी बड़ा है और इस प्रकार से भारत को इन ठंडी हवाओं से यह हिमालय बचा ले जाता है। अब हम बात करते हैं सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं की। तो सुलेमान पर्वत श्रृंखलाओं को खैबर, बोलान और गोमल दर्रों से पार किया जाता है और इसी दर्रों से आक्रमणकारी भी भारत में प्रवेश करते थे मध्य एशिया से, क्योंकि इस साइड तो हिमालय है उत्तर की तरफ, तो बचता है उत्तर पश्चिम वाला भाग। और वहाँ से इन्हीं दर्रों से जो जितने भी आक्रमणकारी थे, जितने मुगल आक्रमणकारी थे, उन सभी ने भारत में इन्हीं दर्रों को पार करके भारत में प्रवेश किया था। खैबर, बोलन और गोमल दर्रे। तो सुलेमान पर्वतमाला, किरथार पर्वतमाला, एक किरथर की भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं सुलेमान के पहले। तो किरथर पर्वतमाला तथा बलूचिस्तान के दक्षिणी भाग से जुड़ी हुई हैं, जिससे बोलन दर्रे की तरफ से पार किया जा सकता है। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच 2 तरफा यातायात प्रागैतिहासिक काल से जारी रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के विभिन्न तरह के लोग आक्रमणकारियों और आप्रवासियों के रूप में भारत इसी दर्रों से ये लोग आते थे। कुल मिलाकर इन्हीं दर्रों से बाहर के जितने भी आक्रमणकारी हैं या कोई भी व्यक्ति है, व्यापारी है, वह इन्हीं दर्रों को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता था। तो लास्ट पैराग्राफ में हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय में कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ बसी हैं। सभी तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी कश्मीर की घाटी ने अपनी अलग ही दुनिया विकसित की है, लेकिन यहाँ कई दर्रों से होकर पहुँचा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से पेज नंबर 33 पे और यहाँ हम बात करते हैं थोड़ी सी बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म भारत में उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था, तो मध्य एशिया में भी ये बहुत अच्छे पैमाने पे फैल रहा था। तो जो बौद्ध शिक्षा लेने के लिए जितने भी जो यात्री हैं जो वो भारत आते थे, तो वो नेपाल घाटी से होते हुए भारत में प्रवेश करते थे। अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि केंद्रीय एशिया के निकटवर्ती क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के संचरण केंद्र बनाने में इस पामीर के पठार ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। पामीर का पठार आप जानते हैं, विश्व की छत के नाम से जानते हैं हम पामीर के पठार को। और छोटे आकार की नेपाल की घाटी में कई दर्रों के कारण गंगा के मैदानी लोगों के लिए आवागमन सुलभ है। कई ऐसी घाटियां बनी हुई हैं हिमालयी क्षेत्र में जिससे आवागमन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये दोनों घाटियां मतलब एक नेपाल की घाटी और दूसरा कश्मीर की घाटी संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा खजाना बन गई। आगे बात करते हैं हम कि सबसे पहले कृषि बस्तियां तलहटी और ऊपरी क्षेत्रों में बसाई गईं और व्यापार मार्गों के लिए तराई का इस्तेमाल
किया गया। और यहाँ से आ जाते हैं हम नदियों पे। तो नदियाँ आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी, तो इसमें भी हम मेन चीज़ें ही देखेंगे। यहाँ पे ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से उभरा है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून के बारिश में फली फूली। यहाँ पे कुछ हमें जंगलों के बारे में दिया हुआ है और बारिश के बारे में दिया हुआ है, तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो की मैंने PDF नहीं उसमें डाली है, तो मैं आज उसकी PDF भी उसमें इंक्लूड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे हम इस पेज के आखिरी पैराग्राफ पे आते हैं। इंडस और पश्चिमी गंगा के समतल मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन होता था, जबकि गंगा के मध्य और निचले मैदानों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता था, जो गुजरात और विंध्य दक्षिण के मुख्य आहार का स्रोत था। हड़प्पा संस्कृति इंडस घाटी, मतलब बोले तो सिंधु नदी घाटी में उत्पन्न और विकसित हुई। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ था। 4 पे आ जाते हैं और बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में उत्पन्न हुई और पश्चिमी गंगा के बेसन में इसका विकास हुआ। उत्तर वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से लोहे के आधार पे मतलब चली हुई थी। लोहे का निर्माण यहाँ पे हो गया था, लोहे की खोज हो गई थी। और गुप्त काल में फिर गंगा की निचली और उत्तरी बंगाल की तरफ गुप्त काल में ध्यान गया। जो गंगा की निचली घाटी है, यहाँ पे गुप्त काल में इस घाटी की ओर ध्यान गया। अंततः पूर्व मध्य काल में असम सहित ब्रह्मपुत्र घाटी का महत्व बढ़ गया। हमने स्टार्ट किया सिंधु नदी घाटी से, सिंधु के बाद में हम गंगा प्रणाली पे आए। पहले हम सिंधु प्रणाली नदी तंत्र पढ़ते हैं, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा विकास का क्रम भी यही रहा। आगे अब हम चलते हैं इसके सेकंड पैराग्राफ पर। तो अच्छा, शक्तिशाली शासकों ने इस मैदान इलाकों और घाटियों के कब्जे के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। कौन सा मैदान? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब सबसे प्रचलित और प्रतिष्ठित विवादित क्षेत्र साबित हुए। बात करते हैं हम इसके सेकंड पैराग्राफ की। तो प्राचीन समय में सड़कों का निर्माण बहुत मुश्किल था, इसलिए व्यक्ति और वस्तुओं का संचार नाव से होता था। क्योंकि आवागमन की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं थी, सड़कें तो उपलब्ध नहीं थी, तो उनको नाव के द्वारा जो रास्ता होता था वह सबसे उचित लगता था। क्योंकि जंगल की ओर जाने से उस समय पे जंगली जानवरों का भी डर रहा करता था, तो यह नदी का जो मार्ग है यह उचित समझते थे। तो प्राचीन समय में सड़कों का निर्माण बहुत मुश्किल था, इसलिए व्यक्ति और वस्तुओं का संचार नाव से होता था। इसलिए सैन्य और वाणिज्यिक के व्यापार के लिए नदी मार्ग वरदान साबित हुआ। अशोक द्वारा निर्मित पत्थर के स्तंभों को नौका द्वारा देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया और संचार के लिए नदियों का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी तक चलता रहा और आज भी चल रहा है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आधुनिक समय में शहरी क्षेत्र सड़क और रेलवे जंक्शनों या औद्योगिक खनन क्षेत्रों में स्थित है, लेकिन पूर्व औद्योगिक समय में ज़्यादातर शहर नदी के किनारे और जंक्शन पर स्थित होते थे। जंक्शन बोले तो प्रयाग बोले जहाँ पे दो नदियाँ आपस में आके मिल रही हैं, है ना, तो उसको बोलते थे प्रयाग। कुल मिलाकर ये नदियाँ ही थीं जो राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को रेखांतरित करती थीं, जो पर्वत द्वारा निर्मित भी थीं। कलिंग के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र उड़ीसा तटीय क्षेत्र से होते हुए उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी के बीच स्थित था। यहाँ अब इस वाले पैराग्राफ में हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी स्थितियाँ और उनकी नदियों के बारे में बताया गया है। जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी है। और इसी के जो बीच में सातवाहनों ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं अगर हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो उत्तरी भाग है वो कृष्णा नदी और दक्षिणी भाग कावेरी नदी के बीच स्थित था।
दक्षिण में कावेरी नदी घाटी लगभग वैगई नदी तक और उत्तर में दक्षिण पैनन नदी तक फैला हुआ था। इससे एक अलग भौगोलिक क्षेत्र का गठन किया और ईसाई युग की शुरुआत से थोड़ा पहले चोल शक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ पे जो चोल साम्राज्य था, जो भारत का तमिलनाडु एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यह चोल साम्राज्य फला फूला। और तमिलनाडु का जो एरिया है उसके उत्तर में कृष्णा और दक्षिण में कावेरी नदी हुआ करती थी और यह चोल साम्राज्य का एक शक्तिशाली केंद्र भी था और वहाँ चोल सभ्यता बहुत फली फूली। आगे अगर हम बात करते हैं तो कोरोमंडल तट की, तो ये जो इसका जो भाग है, इसका जो समुद्री एरिया है तमिलनाडु का, इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि यह तट पूर्वी घाटी और सीढ़ियों से घिरा हुआ है। आगे आ जाते हैं हम 35 नंबर पेज पे। 35 नंबर पेज पे अब हम जानते हैं कोरोमंडल तट के बारे में। कोरोमंडल तट में दो बंदरगाह बहुत फेमस थे, एक महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम। कौन सा? महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के मध्य नदियों द्वारा ही राज्य की सीमा निर्धारित हुआ करती थी। जैसे कि महाराष्ट्र के उत्तर में तापी नदी और दक्षिण में भीमा नदी थी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी की। अब हम बात करते हैं केरल की, तो यह केरल कहाँ बसा हुआ है? भारत के दक्षिण पश्चिमी इलाके में केरल बसा हुआ है और केरल के पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं, या तटीय भाग को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। पश्चिमी घाटों के मुश्किल दर्रों को ना पार करने की वजह से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के आसपास के इलाकों से तटों के बीच संचार स्थापित करने में काफ़ी मुश्किलें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान में मुख्यतः रेगिस्तान है और दूसरा है अरावली पर्वत, जो विश्व का प्राचीनतम पर्वत में गिना जाता है। तो अरावली पहाड़ियों को दो इकाइयों में बांटा गया है। अरावली के पश्चिम क्षेत्र थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कृषि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वह उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पे एक तांबे की खान भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। तो यह जो ताम्र युग जब आया तो जो रेगिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये चारों नदियां हमें कहाँ मिलेंगी? गुजरात में मिलेंगी। और गुजरात में कम बारिश वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप शामिल है। इस राज्य के तटीय क्षेत्र काफ़ी दांतेदार है। दांतेदार मतलब काफ़ी कटा हुआ है। इसकी जो तटीय संरचना है, गुजरात की तटीय संरचना काफ़ी कटी फटी है। तो प्राचीन काल से गुजरात अपने तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग उद्यमशील व्यापारी साबित हुए हैं। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश पश्चिम में चंबल और पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ समतल मैदान है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अभी तो नहीं है, अभी तो राजस्थान हो गया। पहले जब छत्तीसगढ़ एक था, मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ था, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य हुआ करता था। वर्तमान में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और मोटे तौर पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वी और पश्चिमी। इस पे आ जाएंगे तो चौथी 5वीं शताब्दी में यह गुप्त काल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा शामिल है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा। मालवा गुजरात बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण परिक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल होता था। मालवा और गुजरात को हथियाने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए। इस इलाके पर अपनी कब्जेदारी के लिए पहली और दूसरी शताब्दियों में शक और सातवाहन और 18वीं शताब्दी में मराठा और राजपूतों के बीच लड़ाइयाँ भी हुई। अब हम बात करेंगे यहाँ से प्राकृतिक सीमाओं के बारे में। तो प्राकृतिक सीमाओं के बारे में अब हम कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।